हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है और आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर सीडीपी के इन 30 प्रश्नों में से सिर्फ आप 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही कर देते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। संवेदी पेशी है, प्राक संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है और औपचारिक संक्रियात्मक है। तो यहाँ पे जो औपचारिक संक्रियात्मक होता है इसमें अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह होता है 12 से 15 वर्ष की आयु होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष की आयु होती है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिन पियाजी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, आत्मकेंद्रित, नम्य, जटिल, सामाजिक। तो जिन पियाजी के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वह आत्मकेंद्रित होते हैं। आत्मकेंद्रित हो जाएगा तो यहाँ पर ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 वर्ष से लेकर के लगभग 7 वर्ष तक मानी जाती है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहार अध्ययन की जो सबसे पुरानी विधि है वह अंतर्दर्शन विधि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। तो सभी लोग यहाँ पर बता लेंगे, काफी इजी प्रश्न है। प्रयास करेंगे तो सभी लोग बता लेंगे कि मानव विकास का जो सही क्रम है वह क्या है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आता है शैशवावस्था, उसके बाद देखिए आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आप लोग देखेंगे तो किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद आता है आपका वृद्धा अवस्था आती है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जन्म से लेकर के मतलब कि यहाँ पे 0 से लेकर के लगभग 6 वर्ष तक शैशवावस्था चलती है। उसके बाद देखेंगे लगभग 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। उसके बाद देखेंगे 12 से लेकर के लगभग 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था होती है। और इसके बाद 18 से 40 वर्ष की जो आयु होती है यह आपकी प्रौढ़ावस्था होती है। उसके बाद जो 40 वर्ष के बाद का समय होता है वह आ जाता है आपका वृद्धावस्था में। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लिया जाए शैशवावस्था का समय पूछ लिया जाए या इस तरह से क्रम दे करके पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रयास करेंगे और सभी लोग सही आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा पक्ष है, कौन सा ऑप्शन है जो शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। तो प्रयास करेंगे और राइट आंसर आप लोग करेंगे। नाड़ी तंत्र दिया गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, शरीर का ढांचा है, प्रत्यक्षीकरण है। तो शारीरिक विकास से संबंधित में देखेंगे आपका नाड़ी तंत्र आ जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आपका यहाँ पे शारीरिक विकास से ही संबंधित होती हैं, शरीर के ही पार्ट हैं। शरीर का ढांचा भी, तो इसमें नहीं वाला पूछा गया है तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण अलग होगा। शारीरिक विकास में नाड़ी तंत्र, शरीर का ढांचा, अंतःस्रावी ग्रंथियां आएंगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। आत्म गौरव दिया गया है, प्रेम दिया गया है, भूख दिया गया, प्यास दिया गया, सामाजिक प्रेरक दिया गया है। तो यहाँ पे जो सामाजिक प्रेरक है इसमें देखेंगे क्या आता है, जैसे प्रतिष्ठा आती है, सुरक्षा आती है, संग्रह आता है, आत्मगौरव आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इनमें से दिया गया आत्मगौरव। तो आत्मगौरव बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह सामाजिक प्रेरक है।
सामाजिक प्रेरक में क्या क्या है, जैसे प्रतिष्ठा हो गई, सुरक्षा हो गया, संग्रह हो गया, आत्मगौरव है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया। जेम्स लैंग सिद्धांत है, यहाँ पे हाइपोटोल्सिक सिद्धांत है, सक्रियता का सिद्धांत है, अभिप्रेरण सिद्धांत है। इसमें से कौन सा संवेग का सिद्धांत है जो कि यह मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव होता है वही संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह होगा जेम्स लैंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र यहाँ पे फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, जो सीखने को यहाँ पे प्रभावित करते हों। तो चलिए यहाँ पे प्रयास कीजिए और बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है संवेग, तो संवेग अधिगम को प्रभावित करता है, सांस्कृतिक संदर्भ भी अधिगम को प्रभावित करता है, परिपक्वता भी करती है, रुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी हो जाएंगे, सभी के सभी दिए गए हैं यहाँ पे सी वाले कोड में, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया होती है, तो प्रयास करना है, बिल्कुल राइट आंसर आपको करना है। देखिए दिया गया सिर्फ कक्षा कक्ष में जो सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा कक्ष में होती है, या पाठशाला के अंदर होती है, या पाठशाला के बाहर होती है, या पाठशाला के अंदर और बाहर दोनों जगह होती है। तो इसमें राइट आंसर बताना है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह पाठशाला के अंदर भी होती है, पाठशाला के बाहर भी होती है, दोनों जगह होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला तत्परता, दूसरा अर्जन है, विभेदीकरण है, सामान्यीकरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विभेदीकरण, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया। तो विकास सिद्धांत को फ्रायड, पियाजे और एरिक्सन ने प्रस्तुत किया। कौन नहीं किया, तो बंडूरा ने नहीं किया। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फ्रायड दिया गया है, तो इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पियाजे दिया गया है, तो जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और एरिक्सन के बारे में जानते हैं कि एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं वाला पूछा गया तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न की स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की जो संरचना में कौन सा सोपान है जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में आता है। तो इसमें क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया शिक्षण रणनीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीक, शिक्षण विधि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे शिक्षण जो रणनीति है यह देखेंगे कार्य क्षेत्र में व्यापक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे। तो शैशवावस्था आप लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था, जन्म से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वही शैशवावस्था है। तो इसमें यहाँ पे कौन सी उत्तम शिक्षण विधि है। तो इसमें देखेंगे मॉन्टेसरी विधि भी प्रयोग की जाती है, यह भी शिक्षा की विधि है। किंडरगार्टन भी विधि और खेल विधि के द्वारा भी इसमें शिक्षा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह सब उत्तम शिक्षण विधि के अंतर्गत आ रही हैं। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
इसमें अपना अध्ययन दिया गया, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो देखिए निरीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण विधि है, तो निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है आपका लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत है, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम है। समावेशी शिक्षा की बात किया गया है तो इसके लिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गति, समन्वय, वैकल्य हो जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बेसल आयु खालिस्तान के मापन से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखेंगे बेसल आयु है इसका संबंध है बुद्धि मापन से है। तो यहाँ पे क्या होगा, बुद्धि दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। केवल आनुवंशिकता का जो मानव व्यक्तित्व है वह परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल शीघ्र सीखते हैं। तो देखिए जो मानव व्यक्ति परिणाम है यह देखेंगे आनुवंशिकता और जो वातावरण की अंतःक्रिया है इसका परिणाम है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन है, मायर है, पार्सन्स हैं, हॉक हैं, ब्रेवर हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्सन्स ने किया था। पूरा नाम है फ्रैंक पार्सन्स और यह थे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों का जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास है उसके 4 जो सुस्पष्ट स्तर हैं उसको पियाजे के द्वारा, जिन पियाजे के द्वारा यहाँ पे पहचाना गया था। उसमें क्या था, संवेदी गामक अवस्था थी जो कि 0 से 2 वर्ष की थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था कि जो कि 2 से 7 वर्ष का समय था, मूर्त संक्रियात्मक वर्ष अवस्था था जो कि 7 से 11 वर्ष था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था 11 से 15 वर्ष। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया या कथन दिया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया ये रास ने कहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, रास द्वारा दिया गया कथन हो जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सही क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु हो जाएगा, उसके बाद युग्मनज हो जाएगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे सर्वप्रथम जो गर्भाधान की क्रिया होती है उसमें देखेंगे जो अंडाणु और शुक्राणु होती हैं यह दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। इनकी मिलने से क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे जो ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया वह होती है, उसमें क्या होता है कि शिशु का निर्माण शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गुणसूत्र पूछा गया, जोड़े में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा। 23 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो सामान्य मानव कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। जोड़े में 23 होता है लेकिन यहाँ पे टोटल 46 होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवेश सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है, मैकडूगल हैं, अब्राहम मैस्लो हैं, सिम्पसन है, विलियम जेम्स हैं। तो मैकडूगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो BF स्किनर है, इनके अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास है वह अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और उससे पहले देखिए सीटेट एग्जाम को अगर पास करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर 1 से लेकर के 8 तक आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो हर हाल में या तो आपको टेट एग्जाम पास करना होगा या तो आपको सीटेट एग्जाम पास करना होगा। यूपी बिहार राज्य है जहाँ पर आपका को टेट देने की जरूरत नहीं है, अगर सीटेट पास है तो सीटेट को ही पास कर लीजिए। केवीएस, एनबीआर, DSSB की वैकेंसी सब जगह सीटेट ही मांगा जा रहा है, तो सीटेट को पास करना बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। और अगर एक बार पास कर गए तो इसकी मार्कशीट मिल गई, उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहेगी, दोबारा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न आपका पूछा जाता है, और उसमें देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। CDP है, CDP में आप जानते हैं 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी लैंग्वेज है या संस्कृत है या इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें भी 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका सोशल साइंस है या मैथ साइंस है, उसमें 60 प्रश्न आएंगे, और देखेंगे लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितनी पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसी में मिलेंगे। पूरी 14 साल का पेपर रहेगा, और आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या भी दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे, जैसे CDP है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, EVS है, सबके सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। और चलिए आगे के प्रश्न को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधता होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसको देखिए बोला जाता है सीखने का स्थानांतरण बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे जो सीखने का स्थानांतरण होता है उसमें होता है धनात्मक स्थानांतरण होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, शून्य स्थानांतरण होता है। तो यह भी पॉइंट याद रखना है। 3 प्रकार के यहाँ पे सीखने के स्थानांतरण होते हैं, यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखेंगे सीटेट एग्जाम में लगभग 7 से 8 बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया था। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए परामर्श के तत्व में साक्षात्कार, संप्रेषण, विश्वास आ जाएगा। नहीं वाला पूछा गया है तो वृत्तिक वृद्धि हो जाएगा। तो ये वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी यह कमेंट कर दीजिएगा। और अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। सिर्फ 30 रुपये में आपको मिल जा रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए या तो लिंक दिया गया, लिंक के माध्यम से आप लोग परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।